वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अर्जुना रुद्रा। आज का जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है और इस टॉपिक पे हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं और उन 2 वीडियोस में हमारे जितने भी टॉपिक रिलेटेड चीज़ें हैं वो सभी बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किए गए। जैसा कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन भी डिस्कशन किया जाएगा, चूँकि समय का कमी होने की वजह से हम साथ साथ क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम हमारे जो सिलेबस के टू द पॉइंट टॉपिक्स हैं वो ख़त्म कर लिए जाएं। तो आज हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हमारा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस को हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड किया है। मैंने क्या बताया था कि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शंस जैसे प्रोसेस को किया जाता है, और वो रिफ्रैक्शंस क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट जो है वो क्या करता है, चेंज होता है कंटिन्यूसली, है ना। उनके कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से वहाँ पे रिफ्रैक्शंस देखने को मिल जाता है। डेंसर और रेयर मीडियम जैसे सिचुएशन अराइजेज होते हैं तो वो कंटिन्यूसली चेंज होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमको रिफ्रैक्शंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो वी डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। अब उसके कुछ फिनोमिना होते हैं, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे जो हम लोगों को समझने हैं। तो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन में जो हम लोगों ने समझा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसी के बारे में ऑन डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहला क्या है कि अपीरेंट फ्लिकरिंग। पहला जो हमारा था वो है हमारा, एक मिनट, हाँ, पहला जो है हमारा बच्चा अपीरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड ए हॉट ऑब्जेक्ट और फायर। ठीक है, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट या फायर के जब किसी ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ रखते हो तो उसमें आपको फ्लिकरिंग देखने को नज़र आता है, यानी कि उसमें प्लेसेस के मूवमेंट देखने को मिलते होंगे, थोड़े से अपने प्लेसेस में चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसको फ्लिकरिंग कहा जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हॉट एयर या फायर के अपोजिट में हो या उसके पीछे हो तो वो कैसा नज़र आएगा बच्चा? फ्लिकरिंग करता हुआ नज़र आएगा। दूसरी बात, स्टार्स नियर द हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजिशन। स्टार जो हॉरिजन के नियर है वो स्लाइटली कैसा नज़र आता है? हायर, ऊंची नज़र आती है फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। कोई भी स्टार जो हॉरिजन के नज़दीक है ना, हम समझेंगे कि हॉरिजन क्या होता है। हॉरिजन के नज़दीक वाले सिचुएशन को, नियर बाय वाले सिचुएशन को क्या कैसे समझते हैं, और वहाँ पे जब स्टार होता है तो वो ऊंचाई पे या कितने ऊंचा नज़र आता है, कितने नीचे नज़र आता है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। बस आप इतना समझ लो कि कोई भी स्टार जब हॉरिजन पे होता है तो वो अपने एक्चुअल पोजीशन से चेंज नज़र आता है, अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर नज़र आता है। ठीक है बच्चा, हम लोगों को पढ़ना है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखो, जो बच्चे 2026 में मैट्रिक के एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन बच्चों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस सारे सेम है। फिजिक्स के सिलेबस से आपका जो एक टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है वो है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का ये जो पार्ट है वो हटा दिया गया है, ये आपके टॉपिक में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है बच्चा। दूसरा है आपका नेक्स्ट टॉपिक अपीरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन्स डिस्क। ठीक है, सन्स के डिस्क में भी अपीरेंट फ्लैटरिंग देखने को मिला है, तो उसको भी हम लोग आगे समझेंगे। हम लोगों को जो पांचवा चीज़ जो हम लोग समझे थे वो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। हम लोग बचपन से एक पढ़े हुए हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो हम ये जो ट्विंकल ट्विंकल होता है ये हमारा कभी समझ में नहीं आया कि हम स्टार्स को लेके ट्विंकल ट्विंकल ही क्यों कहते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल प्लैनेट या ट्विंकल ट्विंकल बिग प्लैनेट क्यों नहीं कहते, स्टार्स को ही क्यों कहते हैं? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को क्लियर किया जाएगा। पार्ट 3 में जो हमारा है पूरी तरह से इसी बात पे फोकस है कि जितनी भी इंसिडेंट्स है, नेचुरल फिनोमेना के जितने भी इंसिडेंट्स हैं जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के कारण होते हैं, उनको हम लोग ऑन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है, जैसा मैंने कि बताया कि एक एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द फायर और हॉट सरफेस। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हो कहाँ? हॉट सरफेस या फायर के पीछे। वो अपीयर्स कैसा नज़र आता है? तो फ्लिकर करता हुआ नज़र आता है। जब आप उस हॉट ऑब्जेक्ट से या फायर से देखते हो, जिस ऑब्जेक्ट को आप उस हॉट ऑब्जेक्ट के पीछे रखे हुए हो, तो वो कैसा करता हुआ नज़र आएगा बच्चा? फ्लिकरिंग करता हुआ नज़र आता है, हमें नज़र आता है। क्लियर है?
देखो हमने यहाँ पे एक फ़ोटो इंक्लूड किया हुआ है। ये फ़ोटो हमें क्या बताता है, बहुत ही आसानी से बड़ी अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि फ्लिकरिंग ऑब्जेक्ट इन हॉट एयर। ठीक है, हॉट एयर के कारण एक ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लिकर कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सन को मान लिए कि वो ऑब्जेक्ट है, तो सन फ्लिकरिंग कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस हॉट एयर। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये आखिर हॉट एयर के कारण ऑब्जेक्ट फ्लिकरिंग कर क्यों रहा है और ये कंटिन्यूसली फ्लिकरिंग क्यों कर रहा है। तो उन सभी चीज़ों के एक्सप्लेनेशंस मैं यहीं कर देता हूँ आपको। देखो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपका बना हुआ डिज़ाइन है, ये इसको कहते हैं चिमनी। इन जनरल वे हम लोग इसको चिमनी कहते हैं। हमारे लोकल में ये बहुत ही फेमस होता है। हर एक जगह पे यूपी, बिहार या नॉर्थ के रीजन में आप देखोगे तो चिमनी के भट्ठे जो है ना वो बहुत लगे होते हैं। चिमनी के भट्ठे के जो मुंह होता है वो काफ़ी सुराही जैसा होता है और काफ़ी लंबा होता है। अपने आसपास में डेफिनेटली देखे होगे। तो वो वहाँ से जब धुएँ निकलते हैं या किसी बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में, दिल्ली साइड पे आप जाओगे तो बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए रहते हैं, उनके धुएँ वगैरह को निकालने के लिए इसी तरीके से एक सुराही नुमा संरचना बनाई जाती है जो काफ़ी लंबी हुआ करती है, जो उसके धुआं को शहर के एटमॉस्फेयर में ना फैला के उसको ऊपर आसमान में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो लोगों तक कनेक्टिविटी कम बना सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चिमनी जनरली आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो चिमनी है बेसिकली बच्चा, मैं समझाता हूँ। ये जो चिमनी है, ये चिमनी से निकलने वाला धुआं ये काफ़ी हॉट होता है, काफ़ी गर्म होता है ना। तो जैसे ही ये हॉट एयर है ना, जो ये गर्म धुआं है, जैसे ये बाहर निकलता है तो बाहर में जो भी एयर पार्टिकल्स होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, जो भी उस चिमनी के नियर बाय में उस एटमॉस्फेयर में जो भी गर्म एयर्स होते होंगे, जो भी एयर पार्टिकल्स हैं, उन एयर पार्टिकल्स को क्या किया जाता होगा, गर्म किया जाता है। बिकॉज उस चिमनी से गर्म हवाएं निकल रही हैं, तो उस गर्म हवाओं के संपर्क में आने से, कांटेक्ट में आने से जो एयर पार्टिकल्स हैं यहाँ के, वो कैसे हो जाते हैं बच्चा, गर्म हो जाते हैं। और गर्म हो जाने के बाद आपको ये पता है कि जब कोई चीज़ें गर्म होता है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ जाने लगती है। जैसे पानी गर्म होने के बाद वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। और जैसे वो वेपर में कन्वर्ट होता है वो हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाती है। इसी तरीके से जो ये आसपास के एयर पार्टिकल्स हैं ना, ये एयर पार्टिकल्स कैसे होंगे, तो ये एयर पार्टिकल्स बच्चा ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे। ये एयर पार्टिकल्स ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये एयर पार्टिकल्स ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही एयर पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं, इस प्लेस पे क्या होता है, वैकेंट क्रिएट होता है, स्पेस क्रिएट क्या होता है समझो। वैकेंट क्रिएट होता है तो इसके आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं, कोल्ड है, वो इधर आके इन्वॉल्व हो जाते हैं। आसपास की कोल्ड हवाएं जब इसमें इधर आ जाती हैं तो क्या होता है, इसकी वजह से एक तो इनिशियली आप गर्म हवाओं को देखें, उसके बाद फिर से जब ठंडी हवाएं उसमें इंटर कर जाती है, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ चली जाती है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है और कंटिन्यूसली चलने की वजह से आपको एटमॉस्फेयर में चेंज देखने को मिलता है। और यही एटमॉस्फेरिक चेंज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के फिनोमेना को लीड करता है। और जब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जैसे इंसिडेंट्स होते हैं तो इसी हॉट ऑब्जेक्ट के पीछे रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट, ये सन ही क्यों ना हो, ये सन कैसा होता है, फ्लिकरिंग करता हुआ नज़र आता है। चाहे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो वो फ्लिकरिंग करता हुआ नज़र आएगा। मैं आपको जनरल लाइफ एक एग्जांपल बहुत अच्छा देना चाहता हूँ। जनरली ठंडी के दिनों में हमारे कुछ मित्रगण साथ में मिलके आग वगैरह जला के आग सेकते हैं। तो उस दौरान क्या होता है ना, कुछ लकड़ियों का गट्ठर जो है ना, हम लोग एक दूसरे सामने जमा करते हैं और उसको आग लगाते हैं और आग आराम से सेकते हैं। तो जो हमारे अपोजिट में बैठा हुआ लड़का रहता है, और चूंकि वहाँ से धुआं कंटिन्यूसली उठ रहा होता है, तो जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं तो उसका चेहरा जो है ना, कभी राइट कभी लेफ्ट होता हुआ नज़र आता है। ये परिणाम है आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस का। ये आउटपुट है, ये रिजल्ट है आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस का बच्चा। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही होगी आपकी। ठीक है, तो ये जनरल लाइफ इंसिडेंट्स है। इसी चीज़ों को बाय वर्ड एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि आई डोंट वांट टू कंज्यूम मोर टाइम, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ चीज़ें मेंशन की, जो चीज़ें मैंने बोला है उसी चीज़ों को एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड यहाँ लिखा गया है कि अबव हॉट सरफेस, एयर अबव हॉट सरफेस बिकम्स हॉट एंड राइजेस। वो कैसा होता है बच्चा, वो हॉट हो जाता है और ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, द स्पेस, मैंने बोला था क्या, स्पेस क्रिएट होता है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय द कूल एयर।
स्पेस ऑक्यूपाइड किसके द्वारा हो जा रहा है, तो कूल एयर के द्वारा स्पेस ऑक्यूपाइड हो जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हॉट एयर का कम होता है कंपेरिजन टू द कूल एयर। ठीक है, अगर हम फिजिकल कंडीशन की बात करें, फिजिकल कंडीशन ऑफ द मीडियम आर नॉट कांस्टेंट, वही बोला गया ना, क्योंकि बार बार एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, तो जो फिजिकल कंडीशंस है वो बार बार तो चेंज कर रहा है, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। तो ये लाइन आप नहीं भी ध्यान दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिजिकल कंडीशन बार बार चेंज हो रहा है। और ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम द लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण एटमॉस्फेयर, देखो रिफ्रैक्शंस होने के कारण, एटमॉस्फेयर चेंज होने के कारण रिफ्रैक्शंस होता है, और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे से समझाया गया, उसमें बताया गया, मैं अभी यहाँ पे एलोबरेट करने जाऊँ तो लंबा हो जाएगा, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली रेशियो होता है दो रिफ्रैक्शंस का, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, या यूँ कहो कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम एक मीडियम के कंपैरिजन में दूसरे मीडियम में लाइट के स्पीड को जो वेरीफाइड करते हैं, लाइट के स्पीड को जो अंडरस्टैंड करते हैं, वही आपका क्या होता है बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मैं मोटा मोटी आपको समझा दे रहा हूँ, बाद बाकी चीज़ें आपको पता हो। तो क्योंकि बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होता है, तो लाइट जो है वो आपको लगता है कि किसी और डायरेक्शन से आ रहा हो, और उसके कारण आपको फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है ऑब्जेक्ट में। क्लियर सा फंडा है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप सिंपल जानो कि जब कभी हॉट सरफेसेस की वजह से अपर लेयर के जो गैसेस होते हैं वो गर्म होते हैं, तो वो क्या करते हैं, राइज करने लगते हैं, उठने लगते हैं। और जब हवाएं जब ऊपर की तरफ उठने लगती है तो बीच में एक स्पेस या वैकेंट स्पेस क्रिएट होता है, स्पेस क्रिएट होता है, और उस स्पेस को ठंडी हवाएं भरने लगती है। जब वो ठंडी हवाएं उस स्पेस को भरती हैं तो क्या होता है ना कि एक बार गर्म हुआ, फिर ठंडा आया, फिर ये ठंडी हवाएं गर्म होंगी, फिर ये ऊपर जाएंगी, फिर ठंडी हवाएं इन करेगी, फिर ये ठंडी हवाएं गर्म होंगी, फिर ये ऊपर होंगी। तो ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेयर। तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जैसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिलेगा कि उस सिचुएशन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेज़र किया जाता है। तो ड्यू टू चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, लाइट अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस, वो अलग डायरेक्शन से नज़र होता हुआ आता है, और चीज़ें थोड़ा सा राइट थोड़ा सा लेफ्ट फ्लिकरिंग करता हुआ नज़र आता है। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर है। मैं जस्ट फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मैं आपके अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें डाल रहा हूँ। आप इतने काबिल हो, आप इतने समझदार हो, अगर 10th क्लास तक आए हो तो अपने कॉपी में चीज़ें लिखना, बेहतरीन ढंग से उसको सजाना, सुसज्जित करना, डेकोरेट करना, ब्यूटीफाई करना आपको आता है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, स्टार्स व्हेन सी नियर द हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजिशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कहता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के कारण जब कभी कोई स्टार्स हॉरिजन के नज़दीक होता है तो वो क्या होता है, हमेशा अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर नज़र आता है ना। हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो स्टार कोई और नहीं, हमारा सन है। जब कभी भी सन हमारे हॉरिजन के पास हो तो वो हमेशा क्या नज़र आएगा, हमेशा हॉरिजन से थोड़ा ऊपर नज़र आएगा। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सनराइज क्यों जल्दी हो जाता है ना, और डिलेड सनसेट क्यों होता है। सनराइज जल्दी क्यों होता है और लेट से सनसेट क्यों होता है ना। ये सारी फिनोमेना इसी चीज़ पे बेस्ड है। चलिए कि स्टार्स व्हेन सी नियर द हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। तो आप जान लो हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं। जैसे ये व्यक्ति क्या कहाँ खड़ा है बच्चा, अर्थ के सरफेस पे खड़ा, अर्थ के सरफेस पे खड़ा, और इस सरफेस के पैरेलली एक लाइन जब ड्रॉ करते हो आप, इस सरफेस के पैरेलली जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, समझो ऐसे, इस सरफेस के पैरेलली जब एक लाइन ड्रॉ करते हो आप, और यही जो पॉइंट होता है ना, यही आपका क्या हो गया बच्चा, हॉरिजन हो गया। इसी को क्या कहा जाता है बच्चा, हॉरिजन कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है जब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से खड़े होकर हम जब देख रहे होते हैं तो प्रॉब्लम यही होती है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना वो काफ़ी फ्लैक्चुएट करता है, वो काफ़ी चेंजेबल है, काफ़ी अल्टर है।
और ये चूँकि एटमॉस्फेयर जो है वो बार बार कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसकी वजह से कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शंस देखने को मिल जाता है। तो जो यहाँ की लाइट है, ये जो स्टार्स के लाइट है, हमारी आँखों तक पहुँचते पहुँचते ये इतने टाइम्स रिफ्रैक्शंस होते हैं कि ये अपने एक्चुअल पोजीशन पे ना नज़र आके, ट्रू पोजीशन पे ना नज़र आके आपको प्रिसीव्ड हो रहा है अपीयरेंट पोजीशन पे। क्लियर है बच्चा? ऑरिजिन समझ में आ गया? देखो आपको क्या कहा गया सिंपली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन जनरल इंक्रीजेज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। आपको ये टॉप टू बॉटम वाला सिनेरियो समझा देता हूँ मैं कि टॉप से बॉटम तक हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अलग किस्म का है। जैसे आप जब कभी पहाड़ों पे जाते हो, आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती है। आप जब प्लेन में जाते हो तो आपका पेन जो है वो वोमिट कर देता है, आपके पेन के जो इंक हैं वो बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो हाइट पे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, आप हाइट पे जाते हो तो खाना बनाना आपको डिफ़िकल्ट होता है। तो ये चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर का जो है ना प्रेशर कम है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर पे प्रेशर कम है, इसका मतलब क्या है? तो हवाएं जो हाइट पे है वो काफ़ी कम दबाव के कारण है, जो सरफेस पे है वो काफ़ी हाई दबाव के कारण है, नीचे दबाव बना हुआ है। तो यानी कि डेंसर मीडियम की बात करें तो सरफेस, अर्थ के सरफेस के नज़दीक डेंसिटी ऑफ एयर ज़्यादा देखने को मिलता है। अब जैसे ही हाइट पे जाओगे डेंसिटी ऑफ एयर आपको कम नज़र आएगा, डेंसिटी ऑफ एयर कम नज़र आएगा, आपको कम फील कर पाओगे, जिसकी वजह से जैसे ही आप हाइट पे जाते हो आपके नोज़ से ब्लीडिंग आना चालू हो जाता है, क्योंकि जो आपका ब्लड प्रेशर है और जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो बैलेंस बना के चलता है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो आपके अंदर का ब्लड बाहर आने लगता है, तो नाक से खून आना स्टार्ट हो गया। पेन के जो इंक होते हैं, पेन के इंक में जो सरफेस पे होता है एक प्रेशर लगा रहता है कंटिन्यू, जैसे ही हाइट पे जाते हो वो प्रेशर फील नहीं करता और चीज़ें, इंक जो है वो बाहर आ जाती है। इसीलिए कहा गया कि टॉप से बॉटम तक, जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम तक आओगे, आपके जो एटमॉस्फेयर के जो क्या कहते हो कि एटमॉस्फेयर का डेंसिटी लेवल जो है ना वो हमेशा धीरे 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 इंक्रीज़ करता चला जाएगा। ठीक है बच्चा, यही बोला गया है। तो जब आपको पता है कि ऊपर से नीचे आते आते जब एटमॉस्फेयर का डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, या गैसियस ऑफ मटेरियल का जो एक साथ होना है वो चेंज करता रहेगा, फ्लैक्चुएट करता रहेगा, तो आपको ये बात समझना होगा, यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में डेंसर रेरर मीडियम जैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में ये अनबैलेंस्ड कंडीशंस है, अनबैलेंस सिचुएशंस है बिटवीन द पार्टिकल्स। कुछ पार्टिकल्स कहीं बहुत दूर हैं तो कुछ पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं। तो ड्यू टू चेंज इन द एटमॉस्फेयर जब लाइट वहाँ से क्रॉस होगा तो आपको पता है जब भी कभी लाइट डेंसर से रेरर में जाती है या रेरर से डेंसर में जाती है वो अपना रास्ता बदलती है, चेंज इन इट्स पाथ, उसी को हम रिफ्रैक्शंस कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब टॉप से लेके बॉटम तक डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स अलग अलग तरीके से है, यानी कि आपका एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो लाइट तो उसी एटमॉस्फेयर से होके आना है। जब लाइट उसी एटमॉस्फेयर से होके आती है तो ये क्या करेगी, ये अपना रास्ता बदलेगी, और रास्ता बदलेगी यानी कि ये कुछ ना कुछ आपको बदलाव करके देगी। तो वही बोला गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। सो द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स नियर द हॉरिजन हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड इट्स बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। वेरी सिंपल बच्चा, जैसे लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स नियर द हॉरिजन हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम रेरर से डेंसर मीडियम में जाता है, और आपको पता है जब कभी भी लाइट रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाए वो किधर टर्न ले लेती है बच्चा, वो टर्न ले लेती है नॉर्मल की तरफ, है ना, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट आपको स्टार हमेशा थोड़ा सा ऊपर नज़र आएगा, है ना। जैसे ही वो नॉर्मल की तरफ स्विच करेगी वो यहाँ से जाएगी और ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ स्विच कर जाएगी, तो ये लगने वाले को ये लगेगा कि ये जो स्टार है वो इस प्लेस पे, क्योंकि वो देख पा रहा है। चूँकि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो हॉरिजन के पैरेलल ही देख पाते हैं, हॉरिजन के नीचे नहीं। अब लाइट का चूँकि इस एटमॉस्फेयर के कारण ये तो सीधी जा रही थी, इसको तो सीधा निकलना चाहिए था, अब तक पहुँचती ही नहीं, बट ये क्या हुआ, चूँकि डेंसर में चला गया तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, अब आपकी आँखों तक आ गया। अब आपकी आँखों को लग क्या रहा है,
आपकी आंखों को लग रहा है कि लाइट तो देखो ये मेरे सीधे से आ रही है, क्योंकि हॉरिजन के नीचे आप देख ही नहीं सकते, आप सीधे से आ रही है। आप तो जितना सीधे लगा सकते हो अंदाज़ा, उस स्ट्रेट लाइन में आप देख पाते हो कि अच्छा लाइट जो है इस जगह से आ रही है, इसीलिए वो 2 मिनट पहले दिखता है, 2 मिनट्स बिफोर सनराइज और 2 मिनट्स डिलेड सनसेट आप देख पाते हो। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। एडवांस सनराइज है, एडवांस सनसेट, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। बेसिकली 2 मिनट सनराइज के 2 मिनट पहले ही सूरज आपको या सन आपको दिखना चालू हो जाएगा, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी आपको सूरज जो है या सन आपको दिखता रहेगा। इसी को एडवांस सनराइज एंड एडवांस डिलेड सनसेट बोला गया। आप पूरी तरह से इस फिनोमेना पे आप रिलाई कर सकते हो बच्चा। जिस फिनोमेना को मैंने बताया उस फिनोमेना पे आप रिलाई कर सकते हो, आराम से लिखो चीज़ें, आप अपने लैंग्वेज में बेहतरीन ढंग से लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि स्टार्स ट्विंकलिंग क्यों करता है। फिर वही कहानी कि लाइट जब कैसा है, लाइट जब स्टार से होके आता है, तो लाइट जब स्टार से होके, क्योंकि पता है स्टार जो है वो लाइट इमिट करता है, सन भी हमारा स्टार है, वो लाइट इमिट करता है, और स्टार हमारे काफ़ी नियर बाई तो नहीं है, काफ़ी दूर डिस्टेंस पे है। अब जब स्टार से लाइट आती है तो पहले वैक्यूम से होके गुजरती है, जहाँ पे एयर का कोई नामो निशान नहीं है, फिर वो हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है, और जहाँ पे गैसियस पार्टिकल है, और ये गैसियस पार्टिकल्स अलग अलग तरीके से हैं, इनकी डेंसिटीज़ अलग अलग तरीके से है। लाइट को थोड़ी ना पता, वो जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है वो बेंड हो जा रहा है, फिर दूसरे से तीसरे में जा रहा है वो बेंड हो जा रहा है। अब चूंकि वो अपने पाथ में चेंजेस बहुत सारा ला रहा है, तो उसकी वजह से वो जो स्टार का पोजीशंस है, कभी ये हमको देखने में ये लगता है कि कभी इस पोजीशन से लाइट आ रहा है तो कभी इस पोजीशन से लाइट आ रहा है। सिंपल सा कहानी है, ठीक है। तो क्या कहा गया, वही बोला गया, सेम चीज़ें कि स्टार इज़ फार अवे फ्रॉम अस सो वी बिहेव एज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। बहुत दूर है तो हमको थोड़ा लगता है कि बहुत छोटा सा लाइट आ रहा है ना। इसका अर्थ एटमॉस्फेयर या नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही नहीं होता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। स्टार्स अपियर टू कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस, ये हमको डिफरेंट डायरेक्शन से लगता है। दिस रिजल्ट द फ्लक्चुएशन ऑफ अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार्स, ठीक है। आगे समझते हैं बच्चा। द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स ऑल्सो वेरी ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अमाउंट ऑफ लाइट को भी चेंज करेगा जब ये एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा, तो ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ये बार बार चेंज हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा लाइट मिलेगा, कभी कभी आपको कम लाइट मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शंस बच्चा, ठीक है। द स्टार्स अपीयर्स ब्राइट व्हेन मोर लाइट फ्रॉम द स्टार रीचेज अवर आइज। द स्टार्स कम्स अपीयर डल व्हेन द लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीचेज अवर, ऑब्वियसली है ना, इसमें समझने वाली कोई ऐसी बात तो नहीं। बोथ दिस इफेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकल ऑफ द स्टार्स। ये दोनों जो इफेक्ट हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं स्टार्स के ट्विंकल के लिए। क्लियर है बच्चा। हाँ, अब यहाँ से जो चीज़ें हैं ना वो बताने की ज़रूरत है कि स्कैटरिंग इफेक्ट क्या होता है। स्कैटर करना, हम लोग कहते हैं ना स्कैटर। आप पढ़ के बोल के देखो, आपको वर्ड में ही लगेगा, आपको माउथ के इनसाइड ही फील करेगा कि कोई चीज़ फैल रहा है। स्कैटर, वो वाइब्रेशंस फील होगा। तो यानी स्कैटरिंग का मतलब होता है स्प्रेडिंग, फैल जाना। आप बोल के देखो ना, प्रोनाउंसिएशन में ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। स्कैटर, वो वाइब्रेशंस फील होता है, यानी कि कोई चीज़ स्प्रेड हो रही है। तो आप इसको रिलेट कर लो कि स्कैटर मतलब स्प्रेड अप, है ना, स्प्रेड अप हो जाना। तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शंस बाय कोलाइड पार्टिकल्स, है ना, लाइट का स्प्रेड होना, है ना, लाइट का स्प्रेड होना और 7 डिफरेंट कलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड हो जाना, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। रिफ्रैक्शंस के कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण भी मैंने देखा है, ठीक है। चलिए, तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शंस वो किसकी वजह से होगा, तो छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से। तो छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स से जब लाइट आके टकराती है तो वो अपने पाथ में चेंजेस कर लेती है, अपने पाथ में अपने रास्ते को बदल लेती है, और रास्ते पे बदलने के बाद वो क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल, जब हम रात को टॉर्च मारते हैं, टॉर्च मारने के बाद जब टॉर्च के रिसोर्सेज पे एकदम सेंटर, एकदम नियर बाय ऑफ द टॉर्च, वो लाइट क्या होता है, काफ़ी एकदम एक दूसरे के पास, उनके सारे रेस पास होते हैं, लेकिन दूर जैसे ही जाता है वो फैलता चला जाता है, हमको लार्ज एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो उसके दरमियान में जो डेस्टिनेशंस
और टॉर्च के दरमियान में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स, वो लाइट को क्या करते हैं, फैला देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। जैसे कि आपने क्या देखा होगा कि अंधेरे कमरे में जब लाइट वेंटिलेटर से इंटर करती है तो अंधेरे कमरे में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। उन डस्ट पार्टिकल्स से टकराने के बाद लाइट क्या होता है, फैल जाता है बच्चा, स्प्रेड अप हो जाता है। ठीक है, आपको पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। जब ये स्ट्रेट पाथ में आ रही होती है तो इसका मतलब हमारे अर्थ पे भी किसी पार्टिकुलर रीजन पे ही लाइट पड़ना चाहिए, लेकिन बहुत जिस रीजन पे या एक रीजन जो सन अर्थ का पड़ता है उस पर पूरा लाइट फैल के पड़ता है, किसी पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स में नहीं पड़ता। तो क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में स्प्रेड अप होते हैं। जब लाइट उन पार्टिकल से टकराती है तो वो क्या होती, फैल जाती है। इसी को स्कैटरिंग इफेक्ट कहा जाता है। व्हेन लाइट स्प्रेड अप, मैं अलग डेफिनेशन लिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डेफिनेटली लिखा सकता हूँ कि व्हेन लाइट स्ट्राइक्स फ्रॉम द कोलाइडल पार्टिकल्स इज स्प्रेड अप इन द डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग इफेक्ट। बट ठीक है, जेंटल आंसर आपको दिया गया है, इस जेंटल आंसर पे आप रिलाई कर सकते हो। आपको सिर्फ एक चीज़ है, एक पॉइंट को कैचअप करना है यहाँ पे कि स्कैटरिंग मतलब स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग किसका, तो लाइट का। लाइट स्प्रेडिंग होगा किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से हो रहा है। इसके कारण इसको स्कैटरिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जो स्कैटरिंग है वो बेसिकली आप देखोगे तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। ठीक है बच्चा, समझो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा तो आपका स्कैटर भी क्या होगा, हाई होगा। फ्रीक्वेंसी लो रहेगा तो आपका स्कैटर भी क्या करेगा, लो करेगा। एग्जांपल में मैं बता देता हूँ, वॉयलेट, आपको पता है वॉयलेट कलर का फ्रीक्वेंसीज हाई होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होता है। वॉयलेट कलर का अगर फ्रीक्वेंसीज हाई हो रहा है तो यानी कि ये लाइट स्कैटर बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि ये लाइट भी क्या होगा, स्कैटर बहुत ज़्यादा होगा। और ये लाइट स्कैटर होने की वजह से ही इसको हम लोग ट्रैफिक में यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि एग्जांपल में आप सन ले लो। सन को आपको पता है कि जो इसका वेवलेंथ होता है वो हाई होता है, और आपको पता है कि जैसे ही वेवलेंथ हाई हो जाएगा स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि वेवलेंथ हाई और स्कैटरिंग क्या हो जाएगा बच्चा, स्कैटरिंग लो हो जाएगा। इसीलिए तो हम रेड सन लिख दिया मैंने, रेड लाइट। इसीलिए तो हम लोग रेड को हम लोग ट्रैफिक लाइट में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कम स्कैटर होता है, ट्रैफिक लाइट में यूज़ होता है। समझ में आया? तो ये छोटी सी बात है। अब एक कहानी और होती है कि ये टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल क्या है। ठीक है, जब लाइट, देखो वो स्कैटरिंग से ही बिलोंगिंग है, कुछ अलग नहीं है, बस आपको दिमाग ध्यान रखना, टिंडल है ये। जब लाइट जो है कोलाइडल पार्टिकल से होते हुए क्रॉसेस होती है तो वो लाइट जो है वो अपना पाथ शो करने लगती है, अपने पाथ को दिखाने लगती है, उसी को टिंडल इफेक्ट कहा गया। बस पाथ इंक्लूडेड हो गया, बस यही देखना है। स्कैटरिंग इफेक्ट हो और उस स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण आपको उस लाइट का पाथ नज़र आने लगे, उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं बच्चा। व्हेन लाइट पासेस थ्रू द कोलाइड, है ना, इट बिकम्स विजिबल, उसका क्या होता है, हाँ, इट्स पाथ बिकम विजिबल, उसका रास्ता नज़र आने लगता है, उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं बच्चा। तो आपको क्या याद रखना है, स्कैटरिंग, स्प्रेडिंग याद रखना है। टिंडल की बातें आई तो स्कैटरिंग हो रहा है और स्कैटरिंग की वजह से पाथ नज़र आने लगे, उसको टिंडल कहते हैं बच्चा। क्लियर बात? आपको पता है स्कैटरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी हाई होता है, वेवलेंथ कैसा हो जाएगा इसका बच्चा, तो सॉरी इसके वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ होता कम होता है, लो होता है। जिसका फ्रीक्वेंसी हाई उसका वेवलेंथ लो होता है, तो वहाँ स्कैटर भी क्या देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग वायलेट में देख पाते हैं। इसलिए हम इसको ट्रैफिक में यूज़ नहीं करते हैं। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इसका कम होता है, स्कैटरिंग भी इसमें कम देखने को मिलेगा। तो ट्रैफिक लाइट में इसका हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं, ताकि हम फॉग वाले सिचुएशन में, डस्ट वाले सिचुएशन पे रेड लाइट को दूर से ही ऑब्जर्व करके देख सकें और हम अवेयर हो जाएं कि रेड मतलब यानी कि डेंजरस होता है। आई होप चीज़ें क्लियर है बच्चा। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया।
वही सेम चीज़ है। अब आपको ये चीज़ और देखने को मिलेगा, कैनोपी ट्रीज इन ए फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे डेंस कैनोपी ट्रीज है। डेंस कैनोपी ट्रीज मतलब जो ट्रीज हैं वो काफ़ी डेंस है, काफ़ी पास पास हैं और साथ में वो काफ़ी लंबे लंबे हैं, जहाँ पे लाइट उनके सरफेस पे बहुत ही रेयर पहुँच पाती है। उन जगहों पे, ऐसे वाले सिचुएशन पे जहाँ पे पेड़ जो है ना वो काफ़ी लंबे लंबे और काफ़ी क्लोज क्लोज हैं, तो लाइट जो है ना बहुत ही बैरली जो है सरफेस तक पहुंच पाती है। लेकिन कुछ एक लाइट जब इनके सरफेसेस से होते हुए नज़र आती है तो इनके पास जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं अंदर में, और ये पार्टिकल्स बेसिकली लाइट को स्प्रेड अप कर देते हैं, फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से इस लाइट का जो पाथ है ना वो विजिबल हो जाता है, पाथ विजिबल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि रूम के अंदर, कमरे के अंदर भी आपको टिंडल, जब वेंटिलेटर से लाइट इंटर करता है और वो लाइट स्प्रेड अप हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, उसकी वजह से आपको उसका पाथ नज़र आने लगता है और उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट करते हैं। और ये आप एक कमरे में भी देख सकते हो, खाली अंधेरे कमरे में भी देख सकते हो, ये आप कैनोपी ट्रीज़ वाले फॉरेस्ट में भी देख सकते हो बच्चा। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं कहूँगा हमेशा कि आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, क्या ध्यान रखना है, तो डिपेंडेंस ऑफ कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट, कि कलर्स का जो डिपेंडेंसी है स्कैटर्ड लाइट में, उसको क्या है, कि जो भी छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो फाइन पार्टिकल जो हैं वो वॉयलेट कलर को, है ना, विब्जॉर में से जो नीचे आते हैं बिलो वाले कलर में, जैसे वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, तो ये जो नीचे वाले कलर है ना इनको स्कैटर कर देते हैं। स्पेशली हम वायलेट पे इंडिकेट करते हैं कि वायलेट को स्कैटर कर देते हैं। कौन? तो स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है बच्चा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है। और अगर आप बोलो मीडियम साइज के पार्टिकल्स, तो मीडियम साइज के पार्टिकल जैसे ही वो आ जाएंगे, मीडियम साइज पार्टिकल्स, मीडियम साइज पार्टिकल्स, तो वो स्कैटर कर जाता है रेड लाइट को। लेकिन अगर लार्ज साइज में आ जाएगा तो ये सारे के सारे कलर जो है ना बच्चा वो स्कैटर हो जाएंगे। किस में? तो लार्ज साइज में, लार्ज साइज में। तो लार्ज साइज के जो भी पार्टिकल्स आपको मिलेंगे वो सारे के सारे आपको वो 7 कलर जिससे कि वाइट लाइट प्रिपेयर होता है वो सारे के सारे स्कैटर होंगे। अगर वो टाइनी पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल्स है, तो वो वायलेट कलर स्कैटर होंगे। अगर मीडियम साइज पार्टिकल्स है तो रेड कलर स्कैटर हो जाता है बच्चा। क्लियर है? सेम चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया है। वेरी फाइन पार्टिकल्स तो आपको ब्लू कलर ऑफ लाइट स्कैटर होता है ना। वॉयलेट भी नज़र आएगा, मैंने क्या बोला था, ये तीनों बोला था ना, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्रून आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, क्या है, तो वेरी फाइन पार्टिकल्स में क्या बोल दिया गया, तो ब्लू कलर स्कैटर हो जाते हैं। मीडियम साइज पार्टिकल्स हैं तो आपको रेड कलर देखने को मिलेंगे, ऊपर के रेड, ऑरेंज, ये सारे कलर जो है ना आपके स्कैटर होते हुए नजर आएंगे। इवन लार्जेस्ट पार्टिकल्स की बात करते हैं तो ये लाइट को सारे कलर को, लाइट दैट इज़ वाइट एपियर्स वाइट, सारे कलर्स को स्कैटर कर देते हैं, इसलिए वाइट नज़र आते हैं। इन्हीं फिनोमिना पे बेस्ड अभी आपको कुछ इवेंट हैं, कुछ इंसिडेंट हैं, है ना, नेचुरल इवेंट हैं, उनको समझने में आसानी होगा। अगर मैंने इनिशियली जब इस चैप्टर को बिगिनिंग किया था तभी मैंने बता दिया था कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ 1.8 टाइम्स ऑफ द ब्लू लाइट। तो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, रेड इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ ब्लू, ये हो जाएगा बच्चा। ठीक है, चलिए। कलर ऑफ स्काई, देखिए, कलर ऑफ स्काई एपियर्स ब्लू ऑन ए क्लियर डे। जो स्काई का कलर होता है वो कैसा नजर आता है, ब्लू, है ना, इन ए क्लियर डे। क्यों नजर आता है? ठीक है, तो आप ये समझो कि जब फॉग, मतलब या यूँ कहो कि बादल, क्लाउड जब स्काई में होते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स उसमें होते हैं, या बहुत ही लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं, या मीडियम साइज पार्टिकल्स होते हैं, तो आपको पता है कि ये इनमें जो है ना बहुत ही फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ये क्लाउड में। और ये जो फाइन पार्टिकल्स है ना बच्चा, ये बेसिकली क्या करता है, ये ब्लू लाइट को क्या करता है, स्कैटर कर देता है। और ब्लू लाइट को स्कैटर करके पूरे आसमान में आपको क्या नज़र आएगा, फिर पूरे आसमान में आपको फिर ब्लू ब्लू ही नज़र आएगा,
ब्लू ब्लू ही नज़र आएगा आपको। चलिए सेम चीज़ को लिखा गया है, क्या लिखा गया? द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स। कहा गया ना क्लाउड में अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में क्या नज़र आ रहा है? क्लाउड ही नज़र आ रहा है, उसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। क्लाउड ही तो है, तभी तो वाटर कंटेन कर रहा है। तो क्लाउड में आपको बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वाटर वेपर के एंड गैसेस के। और ये पार्टिकल जो काफ़ी इफेक्टिव होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ या स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ ब्लू, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ ब्लू रे। ठीक है, सो स्काई अपीयर्स ब्लू। वेरी सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं करना है आपको, सिंपल याद रखना है कि जो आपके क्लाउड होते हैं उसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स सेग्रीगेट, फाइन पार्टिकल्स इंक्लूडेड होते हैं, है ना। वाटर वेपर एंड गैसेस के काफ़ी फाइन पार्टिकल्स इंक्लूडेड होते हैं, तभी आपका क्लाउड बनता है। और जिसकी वजह से वो लाइट को क्या करता है, लाइट के ब्लू रे को स्कैटर कर देता है, और स्कैटर करने की वजह से आपका जो आसमान है, आपका जो स्काई है, वो कैसा नज़र आएगा बच्चा? ब्लू ब्लू नज़र आता है। चीज़ें क्लियर है? हाँ, अब चलते हैं अपीयरेंस ऑफ स्काई ऑफ एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस, है ना। हमको ये बताइए कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो जब स्पेस से देखते हैं तो स्काई जो है वो ब्लैक क्यों नज़र आता है? उसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि जो स्काई वुड अपीयर डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस एज स्कैटरिंग इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट एट सच हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के अब्सेंस की वजह से वहाँ पे स्कैटर्ड नहीं हो पाता, लाइट का स्कैटर्ड ही नहीं होता, नो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो वहाँ से जब आसमान से हम देखते हैं तो हमारा जो कैसा होगा, नज़र कैसा आएगा, हमारा अर्थ वो कैसा नज़र आएगा, सॉरी अपीयरेंस ऑफ स्काई टू एन एस्ट्रोनॉट स्पेस से स्काई कैसा नज़र आएगा बच्चा? वो ब्लैक नज़र आएगा। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो। क्लाउड अपीयर्स वाइट, क्लाउड जो है वो वाइट क्यों होता है? तो क्लाउड जो होता है, मैंने क्या बताया, वाटर वेपर से होता है। ठीक है, वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म ये वाटर ड्रॉपलेट्स, वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, क्लाउड की बात कर रहे हैं हम। एंड ड्यू टू लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होते हैं, और ऑल कलर्स ऑफ लाइट या स्कैटर एंड क्लाउड अपीयर वाइट। तो क्लाउड जो होता है आपका, जब वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाते हैं तभी तो बनाते हैं, वो कंडेंस होंगे एक जगह पे, वाइट क्यों नज़र आते हैं? तो जब फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स के जब फाइन पार्टिकल्स होंगे तो स्काई ब्लू आएगा। क्या बोला था? क्लियर स्काई में, क्लियर स्काई बोला गया था, क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया, क्लियर स्काई में जो आसमान है वो ब्लू नज़र आता है, क्योंकि उन्हीं फाइन पार्टिकल्स की वजह से आपके ब्लू लाइट को स्कैटर किया जाता है। अब क्या हो जाता है, जब क्लाउड एक जगह पे आ जाते हैं तो उसके वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज़ इंक्रीज हो जाता है। अब वो साइज़ इंक्रीज वाले होते हैं क्योंकि लार्जर इन साइज पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्लाउड को क्या करते हैं, वाइट बना देते हैं। सारे लार्जर साइज ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर एवरी लाइट, सॉरी एवरी कलर, है ना, सारे कलर्स को स्कैटर करते हैं। तो वाइट लाइट में 7 कलर हैं, उन 7 के 7 कलर को स्कैटर कर दिया जाता है, इसीलिए आपका क्लाउड जो है वो कैसा नज़र आता है बच्चा? वाइट नज़र आ आता है। ठीक है, देखो कलर्स ऑफ सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ये लास्ट पार्ट है हमारा कि कलर जो है सन का वो अपीयर होता है रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ये सनराइज एंड सनसेट के समय रेड नज़र आता है, क्योंकि रेड लाइट ही क्या होता है, सनराइज एंड सनसेट के समय स्कैटर होता है। देखो सनसेट एंड सनराइज के समय कलर ऑफ द सन एट इट्स सराउंडिंग अपीयर रेड। ड्यूरिंग sunset and sunrise the sun is near the horizon and therefore the sunlight had to travel larger distance in the atmosphere. Due to this most of the blue light shorter wavelength are scattered away by the particles. The light of the longer wavelength will reach our eyes. This is why sun appear red in the color. सिंपल है। हम लोग क्या पढ़े थे कि जो सनराइज़ एंड सनसेट के समय हमारा जो सन होता है वो हॉरिजिन के पास होता है, और हॉरिजिन और हमारे बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से जो ब्लू रेज होते हैं, उसकी वजह से वॉयलेट रेज होते हैं, इंडिगो रेज होते हैं, वो शॉर्ट वेवलेंथ फॉलो करते हैं। वो शॉर्ट वेवलेंथ के कारण वो हम तक पहुँच ही नहीं पाते, उससे पहले स्कैटर करके ख़त्म, टाटा। और जो रेड लाइट होता है वो उसको स्कैटर होने में काफ़ी समय लगता है, वो बहुत ही जल्दी से स्कैटर नहीं होता है, इसलिए वो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। रेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, हम रेड लाइट को ही इसलिए देख पाते हैं।
अदर कलर को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अदर सारे कलर स्कैटर हो गए रहते हैं, और स्कैटर होने की वजह से वो पूरे एटमॉस्फेयर में खो जाते हैं वो स्कैटर होने के कारण। ठीक है बच्चा, तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है मेंशन नहीं किया लिख के, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जा रहा है। अभी भी 40 मिनट के वीडियोस को हो चुका है। मैंने चूँकि जल्दी से ख़त्म करने के लिए प्रॉमिस किया था, इसलिए मैंने इसको ख़त्म करने के लिए आपके इस चैप्टर को ख़त्म किया है। लेकिन मैं होप करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से, बेहतर तरीके से समझ में आया हो। अगर आपको बेहतरीन ढंग से चीज़ें समझ में आती है तो आप कमेंट करो हमारे इस कमेंट बॉक्स पे, और जो भी कुछ है, जो भी आपके राय हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, आप हमें यहाँ पे बताओ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय बच्चा।